अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जवेरिया बतूल है। ये टॉपिक हमें पढ़ाया गया था, प्रिपेयरिंग रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन इन रिसर्च एथिक्स। बेसिकली जो आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, तो वो शुरू में जब पब्लिश होता है तब उसको आर्टिकल कहते हैं। उससे पहले जो आप जमा कराते हैं ना एक किसी भी जर्नल में, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे आपने पब्लिश करने के लिए देना है, उसके क्या हिस्से हैं, ठीक है, किस तरीके से देना है, और उसके एथिक्स क्या हैं, क्या अखलाकियात हैं, कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं, कौन सी अलाउड नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, द मेन 3 फॉर्मेट स्टाइल। अब 3 जो है ना मेन स्टाइल हैं, आपा, CMS और MLA। अब आपा क्या है, बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज बाय ऑल डिसिप्लिन। अब आपा सारे के सारे डिसिप्लिन यूज़ कर सकते हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल साइंसेज, आर्ट्स, ये सारे लोग ना इस स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे रूल्स बताता है, गाइडलाइन बताता है कि आर्टिकल किस किस तरह से ये कर लो, ये कर लो, साइज़ ऐसा हो, लिखाई ऐसी हो, दाएं से इतना छोड़ो, बाएं से इतना छोड़ो, ये बातें जनरल बातें बताता है कि आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू होना है, ठीक है, ऊपर से कितना छोड़ें, नीचे से कितना खाली छोड़ें, ठीक। और CMS हो गया, MLA होगा। अब आपा क्या है, बेसिकली अमेरिका का है, तो इसलिए ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज डिसिप्लिन इन आपा पब्लिकेशन मैनुअल। जारी बात है, पब्लिकेशन करना चाह रहे हैं ना, तो उसका मैनुअल क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब आपा से याद रखें अमेरिका की साइकोलॉजी की आपा, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, उसका एडिशन क्या है, 7th है, ठीक है। तो आपा जो है वो 7th क्लास में, ऐसे याद कर लें। दूसरा क्या है, शिकागो मैनुअल स्टाइल गाइडलाइन, CMS, स्टाइल तक कर लेना, गाइडलाइन तो बीच में वैसे आ रहा है। शिकागो भी एक स्टेट है और उसका मैनुअल ऑफ स्टाइल, ठीक है, वो स्टाइल बताता है। ये जो है मेडिसिन एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी कि ये सारा मेडिसिन के बारे में, हेल्थ के बारे में बताता है। तीसरा है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, MLA जो है वो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। गाइडलाइन तो फ्री में आ रहा है, ठीक है, गाइडलाइन को आपने एब्रीविएशन में नहीं डालना। 3 हो गए। पहले फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आपा जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन, CMS जो है शिकागो मैनुअल स्टाइल, और MLA जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये 3 हैं बड़े। अब इसमें वो बताते क्या हैं कि फ़ॉन्ट क्या, फॉर्मेट कैसा होगा, यानी कैसी शक्ल का आपका सारा पैराग्राफ होने चाहिए। फ़ॉन्ट मतलब आपने देखा है ना, छोटे साइज़ के अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो ये 12 साइज़ के हैं, 13, 14, 15, आप 15 करते जाएंगे, 40 करते जाएंगे, बड़ा सा लिखा होगा थैंक यू 40 साइज़ का एंड में, वो फ़ॉन्ट 40 तक है, और ये 12 तक है जो हम पढ़ रहे हैं पेज का। जैसे आप बड़ा कर लेते हैं ना, छोटे लफ्ज़ और बड़े लफ्ज़, ये फ़ॉन्ट हो गया। पेज लेआउट, सफ़े का कैसे आपने लेआउट बनाना है, हेडिंग्स कैसी लिखनी है। लेआउट मतलब आप 1 कॉलम बनाना चाहते हो, 2 बनाना चाहते हो, हेडिंग्स कितनी देने चाहते हैं, साइटेशन जो हम देते हैं किस राइटर ने क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस और कहाँ कहाँ से हमने मटेरियल लिया, वो अलहदा एक पेज पे, नए पेज से शुरू करते हैं रेफरेंस। जर्नल भी, जिस जर्नल में आप पब्लिश करना चाहते हैं वो भी गाइडलाइन देता है, लेकिन उस गाइडलाइन के उसके पास जाने से पहले ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको सारी गाइडलाइन मिल जाती हैं। अब एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो आपने छापना है, उससे पहले उसके क्या क्या हिस्से होंगे, कॉमन पार्ट्स ऑफ रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट। पहला टाइटल पेज होगा ना, फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि उसका सारा निचोड़ यानी समरी होगी, फिर इंट्रोडक्शन तारुफ बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू, पुरानी बातें यानी कि हिस्ट्री क्या थी इस टॉपिक के बारे में, लोगों ने क्या क्या रिसर्च आज तक कर चुके हैं, मेथड में क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने जा रही हूँ, फिर एनालिसिस या रिज़ल्ट, फिर मैंने क्या रिज़ल्ट निकाला, फिर डिस्कशन एंड कंक्लूजन। फिर आप ये कहते हैं कि क्योंकि मैंने लिटरेचर रिव्यू किया और उसमें मैंने बताया कि लोगों ने ये काम किया, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ और मैंने ये काम करने का सोचा और मैंने ये हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा निकाला था और ये जवाब निकले, तो मेरे बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ नहीं है, जो सच्ची बात होगी वो बतानी है। रेफरेंसेस हवाला जात होते हैं, और अपेंडिसेस जो है और एनेक्सचर्स जो हैं वो क्या होते हैं कि एक्स्ट्रा मालूमात, कोई टेबल है, कोई चीज़ है, इतने बड़े बड़े टेबल्स हैं, वो आपने अलग सेपरेट बना के देना है कि ये मालूमात उसके साथ अटैच हैं, ये मैं कर रहा हूँ, जो मेरा असल डाटा है वो पीछे से ये है, एक्स्ट्रा मालूमात इसमें आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है एक्नॉलेजमेंट, कि मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ, मुझे फ़लाँ डिपार्टमेंट ने वजीफ़ा दिया, स्कॉलरशिप दिया, ठीक है, वो भी होता है। अब टाइटल पेज क्या होता है, बड़ा कंसाइज, यानी कि टाइटल पेज जो होगा आपका, टाइटल पेज जो होगा वो बहुत कंसाइज होगा, सारी की सारी उसमें एक साथ आपने छोटी सी बात उसने बताई हुई होगी, वो मेन टाइटल है। जैसे आपने टाइटल लिखते हैं ना किसी चीज़ का, हेडिंग लिखते हैं कि बच्चों में बढ़ते हुए बच्चों में नफ्सियाती मसाइल,
ठीक है, लेकिन जगह का नाम भी लिखना है लाहौर में, ठीक है, यूँ लिख रहे हैं, तो आपको सारी बात आपने उसमें बता दी है, इतना कॉन्साइज है। और उसमें कौन सा वेरिएबल देख रहे हैं, यानी कि नफसाती मिसाइल आप देख रहे हैं, वो वेरिएबल है, तब्दील हो रहे हैं, किसी में कुछ किसी में कुछ, और एक्सप्लेन कर रहा है, और सारी टर्म्स खोल के लिख लेनी है। साइकोलॉजी को अब PSY नहीं लिखना, साइकोलॉजी पूरी लिखनी है, लफ्ज़ पूरा लिखना है। और फिर उसके बाद है किसी चीज़ का रिलेशनशिप है, बड़ा फोकस्ड हो, बड़ा प्रिसाइज दुरुस्त करके बनाओ, ताकि सारा मतलब समझ आ जाए। हेडिंग का मतलब होता है जैसे पूरा हेडिंग्स हो गई ना, वो हेडिंग हो गई, तो उसको हेडिंग को ही कहते हैं, पेज का जो टाइटल आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऑथर का नाम नीचे लिखते हैं, और एफिलिएशन किस जगह से है, अगर बहादुर जिक्रिया से है, मुल्तान से है, लाहौर से है, PU से है, वो सारा आपको डिटेल में लिखना है ना, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा जगह है तो आपने वो लिखना है, और सेम नेम सारे कैरियर में लिखना है। ये नहीं आज आप और नाम लिख रहे हैं, कल जो है आप हस्बैंड का नाम, कल उसका, जो एक नाम आपने लिखना है वही सारी जितना हयात लिखें, स्पेलिंग भी चेंज ना करें, ताकि लोग आपको ढूंढने में आसानी हो। वेरिएशन क्या है, एक ऑथर और एक एफिलिएशन है, नहीं एक बंदा है ना, ये कौसर, ये ऑथर है आर कौसर, ठीक है। अब उसका नाम था रेहाना कौसर या जो भी था, तो कौसर उसका वो नाम आ गया, और आर जो है उसका फर्स्ट नेम है, और दूसरा जो है सर नेम होता है। पहला नेम जो रेहाना था उसने आर करके लिख दिया, और दूसरा नाम जो कौसर वो उसका सर नेम हो गया, और आगे उसने देखा मैं यूनाइटेड किंगडम से मैंने किया। फिर 1 ऑथर 2 एफिलिएशन, अब 2 जगह से वो कर रही हैं, वो यहाँ से भी कर रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से भी कर रही हैं, तो दोनों का नाम आ गया। फिर उस कौसर, अब कोई जगह का नाम नहीं है उसका, कोई जगह नहीं, अकेला बंदा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में कहीं जॉब नहीं करता, रिटायर है, फिर यूँ आ जाएगा कौसर आर लाहौर पाकिस्तान। फिर 2 ऑथर्स 1 एफिलिएशन, 2 लोग हैं एक ही यूनिवर्सिटी के, उन दोनों के नाम आ जाएंगे। फिर 2 ऑथर्स डिफरेंट एफिलिएशन, 2 ऑथर हैं, उसको 1 लिख दिया, उसको 2 1 2 इसलिए लिखा है कि अब 2 मुख्तलिफ जगहों के, 2 मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, इसलिए एक UK का है और एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल ऑफ याकूब यूनिवर्सिटी, दूसरा और जगह का है, पहला और जगह का है, तो 1 2 लिखेंगे। अदरवाइज सारे जो एक ही जगह के हैं उन सब के साथ 1 1 आ जाएगा, जो दूसरी जगह के हैं उनके साथ 2 2 आ जाएगा, जो तीसरी जगह के हैं उनके साथ 3 3 आएगा, सबके साथ सेम लगाना है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है, छोटी सी कंसाइज बात, पहला पैरा जो होता है ना वो लिखते हैं। एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अनस्ट्रक्चर्ड जिसमें स्ट्रक्चर ना हो, एक ही पैरे की शक्ल में हो, उसमें सारी बातें कह दी जाती हैं कि मेरा क्या मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस मतलब मफरूज़ा है, मैं क्या तरीका इख्तियार करने जा रही हूँ, क्या रिजल्ट्स आए और क्या उसकी फ़ायदे हैं, उस रिजल्ट्स के क्या इम्प्लीकेशन है, सारी बात समरी आपने यहाँ बता दी है। बिल्कुल कंसाइज होता है, सारी बातें इकट्ठी करके लिख देते हैं, ठीक है। कि इस इलाके के इतने बच्चों को, 423 बच्चों को चेक किया और उनकी एजेस यहाँ से यहाँ तक थी और उनमें ये बात पाई गई, जो भी बात है। स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट में ना ज़रा खोल के लिख देते हैं, उनके अलग अलग सेक्शन बनते हैं, मतलब उसका निकाल देंगे, मेथड का अलग, ऑब्जेक्टिव मकासद का अलग, कंक्लूजन का अलग, रिजल्ट का अलग। ये ज़रा लंबा चौड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, समरी होती है, जिसमें हर एक की अलग हेडिंग होगी, हर एक के अलग सेक्शन हो जाएंगे। अब आ गया इंट्रोडक्शन, तारुफ होता है। तारुफ में क्या होगा, मोटे मोटे लफ्ज़ याद कर लें, रेशनल सिग्निफिकेंस। तारुफ जो है आपको एक तो बैकग्राउंड बताता है, इंट्रोडक्शन है टॉपिक का कि क्या कैसे मैंने शुरू किया, क्या वजह है, और वेरिएबल वही जो हम जो अप्लाई कर रहे हैं कि हम ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं। फिर रैशनल एंड सिग्निफिकेंस, इसकी क्या अहमियत है, नंबर 1, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, मकासद हैं, मेरा रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, मेरा हाइपोथेसिस मफरूज़ा क्या है, और इसमें आप पिक्टोरियल ड्राइंग यानी कोई पिक्चर, कोई ड्राइंग, कोई चीज़ लगा सकते हैं। जैसे हमारा था तो हम उसमें क्या लगाया था, मैंने एक स्कीम लगाई थी रिएक्शंस की, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं, तो मैंने ये लिखी थी। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि पुरानी बातें, जो हिस्ट्री है, आज तक क्या काम हो चुका है, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, तरतीब से करते हैं और ईयर वाइज करते हैं। लिटरेचर रिव्यू ओवरव्यू बताता है प्रीवियस रिसर्च का, ठीक है, 5 साल पुरानी उन्होंने कही थी करें, अगर 5 साल से पहले कोई बहुत बड़ा धमाका खेज किस्म का हुआ है तो वो आपने ज़रूर डाल देना। तो लिटरेचर रिव्यू को LR लिखा हुआ है, वो उसमें सारी बातें आप बताएंगे कि कौन से लोग थे, क्या एज थी, क्या प्लेस थी, क्या मेथडोलॉजी उन्होंने फाइंड की थी, और फिर क्या गैप रह गया, उन लोगों ने ये बात तो बताई लेकिन ये वाली बात वो नहीं बता सके, लिहाजा मैंने अब स्टडी डेवलप की, अपना आर्गूमेंट बनाया, अपना हाइपोथेसिस बनाया कि ये वाली स्टडी मैं करती हूँ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। अब मेरी स्टडी के क्या मकासद हैं, अब उसके क्वेश्चन जो हैं मैंने बना लिए रिसर्च के, क्या सवाल बन गए, मतलब पहले आपने लोगों का वर्क बताया, फिर उन लोगों को वहाँ तक लाए, शुरू से अब तक यहाँ तक काम हो चुका है, और अब मेरा काम जो है वो उसमें ये इसलिए कर रही हूँ कि इसमें ये गैप रह गया, ये बात सही तरह नहीं बताई गई, गैप हो गया, ठीक है, एक्सप्लोर्ड गैप। तो ये आपको सारी बातें बीच में लिखनी है। अब मेथड क्या है, मेथड में नंबर, ये हेडिंग्स वाला आपने सारा याद करना है। सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन,
और इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेंट इंसान को कह रहे हैं, मोस्टली जो जिस चीज़ पे आप रिसर्च करें उसको पार्टिसिपेंट कह रहे हैं। इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट चीज़ भी हो सकती है, कोई मटेरियल भी हो सकता है। कोई भी चीज़ जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट, मटेरियल कोई चीज़ भी हो सकती है ना। जैसे आप मोरिंगा पे कर रहे हैं तो मटेरियल है, कोई सब्जेक्ट है, कोई वो इमोशंस पे आप कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट कुछ लोगों पे कर रहे हैं कि औरतों का ये करती हैं, तो एज, सेक्स, लोकेशन, रेस, क्या उनकी एज है, क्या उनकी जो है रेस का मतलब उनकी नस्ल क्या है, और इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितने गरीब अमीर जो भी हो गया। अच्छा, असेसमेंट, मेजरमेंट और मटेरियल, इसमें क्या होता है कि या किसी चीज़ को मेजर करें, कोई चीज़ को पैमाना मेजर करेंगे ना, और मटेरियल और प्रोसीजर और टेक्निक, इसमें और क्या चीज़ आ जाएगी, ये दूसरी चीज़ आ रही है मेथड में। फ़र्ज़ किया आप कोई टेक्निक कर रहे हैं, लोगों को टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, लोगों का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या कर रहे हैं, आपने पूरा प्रोसीजर लिखना है, ऐसे ऐसे लोगों के लिए आए, ये किया, इस तरह हमने किया। मटेरियल वगैरह जो भी आप यूज़ करें वो आएगा। जितने पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में आपने करना है। इंक्लूजन, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन के, सबको बराबर लेके चलना है, या अलग अलग, या फ़लाँ बंदे को नहीं लिया, ये आपने बता देना। एथिकल कंसिड्रेशन क्या है कि आपने ना इखलाकी तौर पे ख्याल रखना है। ये इसकी मेथड की बातें आ गई। पार्टिसिपेंट, जो लोग, सब्जेक्ट जो काम कर रहे हैं जिस पे, और मटेरियल जो चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या मेथड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर लें। अब रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में सारी चीज़ों की समराइज़ करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी, डिस्क्रिप्ट मतलब बयानिया तरीके से, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तखमीना लगाना। तो इसका मतलब होता है इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है तखमीना लगाना। कोई स्टैट का एनालिसिस लगाया, उसका तखमीना लगाएं कि ये तकरीबन इतने लोग, तकरीबन 80%, तकरीबन 20%, तो वो इन्फ्रेंशियल होता है। और सफिशेंट डिटेल आप डाल देंगे। डिस्क्रिप्टिव बयानिया तरीके से बताएं, या आप परसेंटेज निकाल के तकरीबन इतने लोग ऐसे कहते थे, तकरीबन इतने, तो ये है इन्फ्रेंशियल। अच्छा, कॉमन वे ऑफ रिपोर्ट क्या होता है, रीस्टेट हाइपोथेसिस। अब दोबारा अपने हाइपोथेसिस को लिखें और बताएं कि मैंने ये पा लिया है, पता चल गया है। समराइज़ कर लें रिज़ल्ट को, जितना भी स्टैट का आपने फार्मूला लगाए हैं वो आपने बताना है। और रिपीट स्टेप 1 और 2 फॉर ईच सब्सिक्वेंट हाइपोथेसिस। अब आने वाले हाइपोथेसिस में हमेशा बार बार ये दोनों काम 1 और 2 आप दोबारा करेंगे, ठीक है। अब है टेबल, अगर हो कोई टेबल बनाना है तो बना लें, फिगर, कोई तस्वीरें हैं तो वो बना लें, ठीक है। और कोई वैल्यू है वो लिखेंगे, वो डाटा के अंदर लिखेंगे, और सादा तरीके से लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी होती, कॉम्पैक्ट तरीके से। ईच टेबल फिगर टाइटल शुड बी ब्रीफ, बहुत सादा हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, अपने आप को खुद वजाहत करता हो, और उसको नंबर लगाए हो। कॉलम नंबर 1 1.1 फिगर लिखा होता है ना, 1.2 1.3, हर तस्वीर में अलहदा जो है वो शक्ल बताई हुई होती है, आपको उसको नंबर देना है। और अगर आप टेबल है, टेबल को आप दे रहे हैं टी 1.1, टी 1.2, 1.3 कॉल, और अगर इस तरह से मुख्तलिफ उनका तरीका होता है। फिगर जो है वो तस्वीर हो सकती है, कोई चार्ट हो सकते हैं, कोई ग्राफ हो सकते हैं, कोई तस्वीर ड्राइंग हो सकती है। अब ये देखिए, ये उन्होंने दिखाया हुआ है सैम्पल ऑफ टेबल। टेबल में उन्होंने क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 करके बताया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने नाम लिखे हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ बताई हुई है, ठीक है, मीन निकाला हुआ है। फिगर इस तरह से चार्ट हो सकते हैं, और कोई ग्राफ हो सकते हैं, वो आप डाल सकते हैं। अब आगे डिस्कशन। डिस्कशन में आपने क्या करना है कि रिव्यूइंग द हाइपोथेसिस एंड रिजल्ट। आप सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि देखें, ये वाला मेरा हाइपोथेसिस मफरूज़ा था, ये रिज़ल्ट निकले, और मैंने उसकी फाइंडिंग ये की, इस हद तक मैं उसमें कामयाब हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये 80% मैं इसको कामयाब हुई हूँ। अभी स्टिल फ्यूचर हॉरिजन हैं जो इन पे आगे मज़ीद काम होना चाहिए। एड्रेसिंग स्ट्रेंथ्स लिमिटेशन ऑफ स्टडी, मैंने ये किया तो ये इतना अच्छे तरीके से किया कि ये बिल्कुल ठीक हो गया, और लिमिटेशन, चूँकि हमारे पास ये सहूलियात नहीं थी, लिमिटेशन का मतलब है हम ये काम नहीं कर सके। कंक्लूजन ऑफ स्टडी। अच्छा, इसके अलावा सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, और फिर आगे लोगों को जो रिसर्च करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए। मैंने तो अपना काम कर लिया यहाँ तक, लेकिन अभी इस पर मज़ीद बात रहती है और वो कर लें। एक्नॉलेजमेंट, यानी जिस बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, HEC ने दिए हैं, कुछ ने दिया, वो आप लिखेंगे। रिसर्च एथिक्स क्या हैं, 4 इसके लेवल हैं, कंसेप्चुलाइजेशन, एग्जेक्टिव लेवल, रिपोर्टिंग लेवल, पब्लिकेशन लेवल। रिसर्च के 4 डिफरेंट लेवल हैं और आगे उनकी वजाहत की हुई है। कंसेप्चुलाइजेशन लेवल क्या है, टू वर्क आउट रिस्क बेनिफिट रेशो, कि अगर आपने देखना है कि इस काम में कितना रिस्क है और कितने फ़ायदे हैं। अगर तो रिस्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ख़तरा है, तो और फ़ायदे कम है तो ना करें। और अगर ख़तरे कम है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, जैसे कोरोना की आप रिसर्च कर रहे हैं, ख़तरा तो है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को हेल्थ मिल जाएगी वैक्सीन से, तो मिनिमम रिस्क करें। फिर रिसर्चर एक्सपर्टीज़ इन द एरिया ऑफ रिसर्च, फिर वहाँ के जो एक्सपर्ट हों उनसे जाके पूछें, कि उनसे मशवरा करें। वेदर
रिक्वायर्ड सोर्सेज आर अवेलेबल। फिर आप ये देखें, आपने सोच लिया है कि मैं जो है ना यहाँ जाके रिसर्च करती हूँ, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। आप कहते हैं कि मैं सबका ब्लड टेस्ट करता हूँ, लेकिन वो ना लोग ब्लड दे रहे हैं, ना ही आपके पास इतने पैसे हैं कि सबका ब्लड टेस्ट कराएं। एंटिसिपेट एंड सेफ गार्ड रिसर्चर, आप पहले से पेश गोई करें और सेफ गार्ड रिसर्चर, अपने आप को बचाएं, किसी किस्म का हार्म ना हो। टू वर्क आउट वेदर द प्रोजेक्ट विल मैनेजेबल इन गिवन टाइम टेबल। अच्छा, ये भी याद रखें कि आपका टाइम एग्जाम होने वाला है और आपका अभी तक वर्क रहता है और आपके 3-4 साल लग गए हैं, तो ऐसा नहीं करना। टू सीक इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, किसी इदारे में जाना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, उनकी परमिशन लें। टू सीक ऑथर अप्रूवल, किसी ऑथर का आप नाम मटेरियल बीच में डाल रहे हैं तो उसका नाम लिख के साथ कॉपीराइट डालें। एग्जीक्यूटिव लेवल में क्या है, डीलिंग विद रिस्क से कैसे डील करना है। इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि आप ये याद रखें, किसी का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उससे पूछ लें क्या मैं आपका इंटरव्यू छाप लूँ, क्या मैं आपको चेक कर सकती हूँ। ये नहीं है कि पेशेंट को पता नहीं है और आप उसका ब्लड लेके और उसका नाम भी लेके सारी जगह पब्लिक कर दें। गैर मुस्लिम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप किसी पेशेंट का इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो वो आप पे केस कर सकता है। डीलिंग विद डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग, बेसिकली डिसेप्शन का या धोखाधड़ी का मामला है, या फिर आपका डीब्रीफिंग यानी कि आप तफ्तीश करने वाला तरीका कर रहे हैं मालूमात के लिए, तो उसको ये एग्जेक्टिव लेवल का है। आप जाके पूछें और फिर परमिशन लें उस अदालत से। उस आप किसी कैदी के बारे में कर रहे हैं तो आपको जाके परमिशन लेना पड़ेगा। रिसर्च विद एनिमल के साथ भी आप शेरों के ऊपर कर रहे हैं या किसी एनिमल को जाके कर रहे हैं तो भी आपको परमिशन लेनी होगी। एट रिपोर्टिंग लेवल, अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसको फैब्रिकेट नहीं करना अपने हाइपोथेसिस के साथ सपोर्ट करने के लिए। मतलब ये कि आपका जो मफरूज़ा है आप ये कह रहे हैं लेकिन बातें सारी उसके उलट निकल रही हैं, तो आप क्या ज़बरदस्ती बातों को उधर ले जाएँ कि नहीं 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 मेरा जो मफरूज़ा है ना मैंने उसी को ही ठीक करना है, तो ये फैब्रिकेट करने को कहते हैं। कि अगर आप ना रिजल्ट जेन्युइन बिल्कुल सच्चे रिजल्ट दें, मैंने तो ये मफरूज़ा बनाया था, फ़र्ज़ कर लिया था, हाइपोथेसिस बनाया था, लेकिन बातें ये ऐसी नहीं निकली, इसके थोड़े से बरअक्स निकली हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये इरादा लेके गए थे लेकिन बात उल्टी निकली। आपने सब सच लिखना है, चाहे वो जितना ही कड़वा हो। पब्लिकेशन एथिक्स क्या है, ऑथर से पूछें। एडिटर, हर जर्नल का जो पब्लिश कर रहा होता है उसका एडिटर होता है। फॉर रिव्यूअर्स जो है, रिव्यूअर्स जो हैं जो रिव्यू कर रहे होते हैं, सारी रिसर्च को इकट्ठा रिव्यू कर रहे होते हैं, उनसे भी। फिर है ऑथरशिप क्रेडिट, अगर किसी ऑथर ने कुछ भी लिखा है उसका नाम आप डालेंगे और सारा कुछ करेंगे। और गिफ्ट पब्लिकेशन नहीं करेंगे, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इन सारी चीज़ों में, तो गिफ्ट पब्लिकेशन आप मेरा छाप दो मैं आपका छाप देता हूँ, आप मेरा नाम डाल लो मैं आपका नाम डाल देता हूँ, ये नहीं। मोस्ट ऑफ द जर्नल रिक्वायर ऑथरशिप फ्रॉम फील्ड, ठीक है, तो बहुत से जर्नल को जो ना ऑथरशिप चाहिए होती है। अच्छा, अब ये है एपेज एथिक कोड लॉ एंड रेगुलेशन टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन अप्रूवल फ्रॉम द IRB। इसका मैंने देखा था, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड है। ये क्या करता है कि ना ये सारे लोगों के रिव्यू के लिए आपको उसने रूल्स बनाए हुए हैं कि आप क्या करें। मस्ट बी ऑब्टेन बिफोर बिगनिंग टू डू रिसर्च, बेसिकली इंस्टीट्यूट से आप अप्रूवल लें। IRB कहता है कि आप ज़रूर लें। इंटरनेशनल रिव्यूअल बोर्ड बना हुआ है, वो कहता है कि आप सारी चीज़ों का लें। मिसाल के तौर पे कोई फिजिकल रिस्क हो सकता है, आप किसी कैदी के पागल खाने में जाके कर रहे हैं तो आपको मार भी सकते हैं ना, तो आपके साथ 2 गार्ड जाएंगे। साइकोलॉजिकल, यानी कोई ऐसे पागलों से मिल रहे हैं उसके बाद जाके वो आपको हार्म कर सकते हैं। सोशल इंजरी, यानी कातिल के पास जा रहे हैं तो ये ऐसा हो सकता है। इन्फॉर्म कंसेंट, आपने कंसेंट ज़रूर लेना है उस बंदे से कि मैं आपकी बात को छाप लूँ। इवन आप तफ्तीश भी कर रहे हैं तो भी। रिसर्चर मस्ट टेक स्पेशल सेफ गार्ड, अपने साथ कोई प्रोटेक्टिव बंदे लेके जाएं। ह्यूमन पार्टिसिपेंट व्हेन मोर देन मिनिमल रिस्क इज़ प्रेजेंट, अगर थोड़ा सा भी रिस्क का चांस हो तो आपने साथ लेके जाना है। व्हेन डिसेप्टिवेशन इज़ यूज्ड, जब धोखाधड़ी हो, डीब्रीफिंग शुड बी इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट, और उसकी तफ्तीश जो है वो करें और फिर उसके ऊपर लिखें। अच्छा, क्या है एपेज एथिक कोड लॉ एंड रेगुलेशन, आपा क्या कहती है, सारे रेगुलेशन वो बता रहे हैं। रिसर्चर हु टेस्ट एनिमल सब्जेक्ट, जो भी जानवरों के साथ जाके करेगा उसको भी वैरायटी ऑफ फेडरल एंड स्टेट गाइडलाइन, स्टेट की गाइडलाइन पूरी करनी पड़ेगी कि आप इतने फासले पे रहेंगे, आप ये करेंगे और उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। और एनिमल में भी सब्जेक्ट टू द पेन, सम टाइम आपने किसी पेन यानी कि रैबिट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर आप अगर देखें कोई अल्टरनेट प्रोसीजर है, इसके सेल थोड़े से लेके बाहर और कर लें, ये ना हो कि पूरे रैबिट की डेथ हो रही है, तो फिर लेकिन आपने देखना है, जज एंड जस्टिफाई करना है कि आप क्या ये बेहतर है, एजुकेशनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ, तो फिर मैं जो है ना उसको डिस्कम्फर्ट दे देती हूँ, कोई बात नहीं। अदरवाइज़ वो भी परमिशन लेते हैं बाहर के मुल्कों में। अवॉइडिंग प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म होता है किसी का काम चोरी करना और अपने अंदर छाप लेना, तो प्लेजरिज्म नहीं करनी चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, जिसने जितना काम किया है वो उतना डाल दें। साइटेशन और रेफरेंस, उसका रेफरेंस पूरा लिखें और साइटेशन लिखें कहाँ से आपने लिया है। सीरियस एथिकल प्रॉब्लम, ये शदीद वाला इखलाक की बुराई है कि आप
प्लेजरिज्म करें, चोरी करें। ऑथर्स हु सबमिट रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट टू मेजॉरिटी रिनाउंड जर्नल आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सिमिलैरिटी इंडेक्स। अच्छा, एक ना सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है, वो थीसिस पब्लिश करते हुए भी आपको जमा कराना होता है कि आपने रिपोर्ट होती है प्लेजरिज्म की कितना ज़्यादा मिलता है। मसलन हमारा जो ना इंट्रोडक्शन का इतना पार्ट मिलना चाहिए 10% से कम हो, और एक्सपेरिमेंटल का 20% से कम, 20% से ज़्यादा आ गया क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में सेम इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आते थे तो वो मैच हो जाते थे। तो इसलिए जो है सिमिलैरिटी इंडेक्स कितना पुराने जो आज तक लिटरेचर पब्लिश हुआ है कितना ज़्यादा आपका थीसिस उससे मिलता है, ये चीज़ आप देखेंगे। लिमिट सेट बाय स्पेसिफिक जर्नल, हर जर्नल बताता है। कुछ जर्नल ऐसे हैं वो कहते हैं 30%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 50%, इतना मिले, किसी और से उससे ज़्यादा ना मिले, ठीक है, 18%, इस तरह। मतलब सिमिलैरिटी किसी दूसरे जर्नल से कितना मिलता है, इसके लिए एक प्रोग्राम मिलता है टॉर्नेटन, वो डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें आप अपना आर्टिकल डालते हैं, वो बता देता है, लाल लाल रंग का वो हाईलाइट हो जाता है, रेड कलर का, यहाँ नहीं लिखा हुआ मैं बता रही हूँ, तो वो ना उससे क्या पता चलता है कि ये ना ये इतना इतना कॉपी हुआ हुआ है, और नाम भी बता देंगे। कोई रेड कलर का है तो वो नाम लिखा होगा, और ग्रीन कलर का है ये फ़लाँ जगह से आपने लिया, ये फ़लाँ जगह से लिया, वो सारा आपका कच्चा डाटा खोल के बता देगा। पेपर शुड बी टाइप डबल स्पेस, डबल स्पेस का मतलब होता है एक लाइन का गैप छोड़ना है या दो लाइनों का गैप छोड़ना है। A4 ये जो आपके प्रिंट वाले पेपर होते हैं, आपको मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, फोटोकॉपी वाले ज़रा लंबे होते हैं और प्रिंट करने वाले छोटे A4 होता है। स्टैंडर्ड फोर जो है लिखाई का तर्ज तरीका जो है, जैसे वो कैलिब्री वाला आया हुआ था, अब ये जो है टाइम्स न्यू रोमन एक तरीका है लिखने का, जो ये लिखा हुआ है ना तरीका, ये टाइम्स न्यू रोमन है। टेढ़ा टेढ़ा करके लिखेंगे, फ्लावरिंग राइटिंग वो और होता है। और 12 पॉइंट यानी कि उसकी हाइट लेंथ विड्थ जो है 12 पॉइंट की होनी चाहिए, 12 पॉइंट का लिखा हुआ है। और मार्जिन ऑफ पेपर जो साइडें हैं पेपर की 1 इंच ऊपर से 1 इंच नीचे से 1 इंच दाएं से बाएं से छोड़ें। अच्छा, टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट कहाँ लिखना है, उल्टे हाथ से करके शुरू करना है। इंग्लिश के लिए है, मैं बता रही थी ना, उर्दू के लिए राइट साइड पे होगा, इंग्लिश जो है लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं। और एंड लीव द राइट मार्जिन अनइवन, ऐसे नहीं आपने छोड़ना कि सारा बराबर इक्वल ऐसे करके आ जाए ना, जैसे मैं देखती हूँ आपको शायद बता दूँ, ये आपने ना ऐसे नहीं करना, राइट नहीं कर रहा, वरना मैं आपको राइट करके बता देती। अच्छा, नहीं राइट करा, तो आपने क्या करना है, वो आपने हर तरफ से इक्वल नहीं कर देना। अब ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या किया हुआ है, ये लेफ़्ट लाइन किया हुआ है, और सीधे हाथ पे बिल्कुल लाइन से कतार नहीं आ रहा है। उल्टे हाथ पे तो देखें लेफ़्ट हैंड पे पेपर, पेपर, स्टैंडर्ड, ये सारा एक साथ अलाइन आ रहा है, द, लेफ़्ट, टेक्स्ट, इंडेंट, ये सारा एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन इधर से देखें बेतरतीब है, तो ये क्या हो गया, ये उन्होंने बताया अनइवन मार्जिन है राइट साइड पे। और इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ 0.5 इंच, यानी कि आधा इंच आपने पहले पैराग्राफ की लाइन शुरू से नहीं शुरू कर देनी, थोड़ा आधा इंच छोड़ के लिखनी है, इसको कहते हैं इंडेंट, ठीक है। अब ये जो है ये हो गया। अच्छा, पेज नंबर ऊपर करके टॉप राइट पे लिखते हैं, और हेडर जो है एक हर पेपर का आर्टिकल का जो नेम है वो हर पेज के साथ लिखा जा रहा है, तो वो टॉप राइट पे नहीं, वो टॉप लेफ़्ट पे लिखते हैं, फ्लश लेफ़्ट, ठीक है। और वो सम टाइम ना बड़ा डिम करके लिखा हुआ होता है, तो ये होता है। तो राइट साइड पे टॉप पे ऊपर आपने नंबर लिखना है पेज का, और लेफ़्ट साइड पे आपने जो है वो उसका हेडर लगाना है जो हर एक पे चलता चला जाएगा, यानी कि उस आर्टिकल का नेम चलता चला जाएगा, हर पेज पे लिखा होगा। ऑथर का नेम और उसकी एफिलिएशन, इस वक्त मौजूदा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताना है कि मैं तो ये कह रही हूँ लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये राय है। फिर स्टडी, रजिस्ट्रेशन, अप्रूवल, इंफॉर्मेशन फ्राम IRB फॉर ह्यूमन बींग्स, अगर आप स्टडी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अप्रूवल लेंगे, किससे, इंटरनेशनल रिव्यू बोर्ड से, ह्यूमन राइट्स के, या ACUC से, एनिमल रिलेटेड रिसर्च है ACUC से करेंगे, इसका मुझे नहीं आता फुल नेम, देखना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट आप सारे लोगों की तारीफ़ वो करेंगे कि इन लोगों ने मेरी मदद की है, और फंडिंग किसने पैसे दिए। बेसिक इन टेक्स्ट साइटेशन, देखें साइटेशन इस तरह मुख्तसर करके लिखी जाती है, और रेफरेंस में कंप्लीट बात लिखी जाती है। ऑथर का नाम आ गया, और एक है पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन, जो ये लगी हुई ना ब्रैकेट्स के अंदर जाके लिख देना, एक कॉमा लगा देना, ये तरीका है, सब में यही आ रहा है, सब में ये ब्रैकेट्स आ रही हैं और कॉमा आ रहा है। कॉमे के बाद क्या आ रहा है, ईयर, ल्यूना साइंटिस्ट का नेम है और 2020 उसका ईयर है, ठीक है। लेकिन जब नैरेटिव साइंटिस्ट आप बयान करेंगे तो आप ऐसे बयान करेंगे, ल्यूना 2020। ये दो तरीके हैं साइटेशन के, उनका नाम और बंदे का लिखने का तरीका, ठीक है। ग्रुप ऑथर विदाउट एब्रीविएशन, अब देखें अगर एक ऑथर है ल्यूना लिख दिया, दो ऑथर हैं दोनों के नाम लगाए हैं, लेकिन एंड का साइन लगाया, AND एंड नहीं लिखना। 3 से ज़्यादा हैं तो आपने सारों के नाम नहीं लिखने। मार्टिन एटॉल, एटॉल का मतलब होता है सारे, बहुत सारे लोग,
ठीक है। आप ऐसे पूरा नाम सबके एक नाम नहीं लिखने जब आप साइटेशन दे रहे हैं। आप एक लिख रहे हैं आपने रिव्यू में कि ये बंदों ने काम किया, तो सारे 10 बंदों का नाम लिख के फिर कहीं फलाने ने काम किया, ऐसा नहीं होता। आप लिखेंगे मार्टिन एट ऑल 2020 में ये कहता है, ल्यूना ने 2020 में ये कहा, फ्ला एंड फ्ला ने 2020 में ये कहा। ग्रुप ऑथर है तो आप क्या कर देंगे, विद एब्रीविएशन फर्स्ट साइटेशन सब्सिक्वेंट साइटेशन, यानी कि ग्रुप ऑथर हैं तो ग्रुप ऑथर विद एब्रीविएशन फर्स्ट साइटेशन, पहली साइटेशन को आपने लिखा है और उसके साथ ए लगा दिया और सब्सिक्वेंट और बाद वाली साइटेशन लिखी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NMH 2020, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। NMH 2020 इसको ऐसे लिख दिया हुआ है NIMH। तो इतना लंबा सारा लिखने के बजाय आपने इकट्ठा कर दिया, उसको ग्रुप कर दिया। ग्रुप का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, ठीक है। अच्छा, ग्रुप ऑथर विदाउट एब्रीविएशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने सारा जो है ऑथर विदाउट एब्रीविएशन, ऑथर को आपने एब्रीविएशन के बगैर इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है साइटेशन का, और ये दोनों तरीके लिखे हुए, इनको गौर से देख लें। फिर आपसे पूछेंगे कि ये वाला कौन सा है, पैरेंथेटिकल और नैरेटिव, दोनों का बता देना। ये साइटेशन लिखने का तरीका होता है, भाई फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है तो कैसे किया। अब रेफरेंसेस कंप्लीट डिटेल होती है। वर्ड रेफरेंस जो है टॉप सेंटर में देखें, दरमियान में लिखा हुआ है, ऐसे ही रेफरेंस लिखना है, और सेंटर में टॉप पे नया लफ्ज़ जो है वो शुरू होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, यानी ABCD के हिसाब से आप लिखेंगे। पहले ए वाला, अच्छा कुछ लोग ABCD के हिसाब से नहीं लिखते, ईयर से लिखते हैं, और कुछ लोग ABCD से, पहला A से नाम शुरू हो रहा है, फिर B वाले नाम, फिर C नाम, फिर सर नेम और फर्स्ट नेम, इनिशियल और मिडल नेम। एक बंदे के कई नाम है तो सर नेम मेन नेम होता है, फर्स्ट नेम पहला नाम होता है। वैसे मेरा नाम जवेरिया बतूल है ना, तो मेरा नाम बतूल J लिखा जाएगा, बिकॉज मेरा बतूल नाम सर नाम हो गया, फर्स्ट नाम जवेरिया को J लिखेंगे। इनिशियल्स ऑफ द मिडल एंड फर्स्ट नेम, दोनों के इनिशियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूज़ एंड का साइन लगाना, AND एंड नहीं लिखना अगर एक से ज़्यादा ऑथर है। मसलन ये लिखा हुआ है किलिमोस्की R, अभी एक ही बंदे का नाम है किलिमोस्की, उसका सरनेम है, R उसका फर्स्ट नेम है। फिर एंड हो गया एक और ऑथर, पाल्मर उसका सरनेम है, S उसका फर्स्ट नेम है, 1993 ईयर है। द ADA एंड द हायरिंग प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, इसके टॉपिक का नाम है, टाइटल नेम है। कंसल्टिंग साइकोलॉजी जर्नल, ये जो है जो इटैलिक में टेढ़ा लिखा होता है ये जर्नल होता है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड रिसर्च, सारा टेढ़ा लिखा हुआ है ना इटैलिक में, तो ये जर्नल है। 45 उसका जो है एडिशन है, 2 उसका वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम 45 एडिशन 2, और 10 to 36 पेज नंबर है। और आगे उसकी जो दी हुई है ना DOI, ये उसकी सारी वो बताया हुआ है, क्या कहते हैं URL, यानी उसका एड्रेस बताया हुआ है, एड्रेस वेबसाइट का, किस जगह से आप ये लिंक क्लिक करेंगे ना, ये लिंक है उसका। तो ये इस तरीके से सारा का सारा आप लिखते हैं, आप वो नाम से भी ढूंढ सकते हैं, और इस लिंक को क्लिक करेगा तो सीधा वो आर्टिकल खुल जाएगा। अब रेफरेंसेस विद सेम ऑथर, 2 ऑथर हैं एंड सेम ऑर्डर इन रेंज इन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एक ही बंदा था, 2 दफ़ा लिखा उसने, एक दफ़ा 2000 में, एक 2001 में, एक ही जर्नल में लिखा, तो फिर उसके ईयर लिखेंगे। बुक ग्रुप ऑथर एज आ पब्लिशर, अच्छा व्हेन ऑथर एंड पब्लिशर आइडेंटिकल, ऑथर भी वही है और पब्लिशर भी वही है, दोनों सेम नाम है। अब ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स, इसी नहीं यही ऑथर हैं लोग इसके, और यही इसके वो हैं पब्लिशर हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ एज सेक्स, ये पूरा नाम लिखा हुआ है उसका, 1991 ईयर है। एस्टिमेटेड रेजिडेंट पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स इन स्टैटिस्टिकल लॉजिकल एरिया, ये टाइटल है। 3rd एडिशन, ये एडिशन है, न्यू साउथ वेल जगह का नाम है, ठीक है। ये हो गया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।